सचमुच आज हम एक ऐतिहासिक समय में इस एक ऐतिहासिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक समय ये और यादगार समय ये कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। हमारे भारतवर्ष में हुआ ये कि सड़कें सूनी भी नहीं हुई, सड़कें गतिमान थी, सड़कों पर शोर था, उसके बावजूद संसद आवारा हुई। लेकिन किसानों का संगठन, किसानों की एकता, किसानों का धैर्य, किसानों का संकल्प और किसान आंदोलन की ये जिसे कहा जाए कि सशक्त उपस्थिति ने संसद को हराया और एक बार सड़क की आवाज के बल पर संसद ने उन कानूनों को वापस किया जो कि आवारा होकर के उसने पारित किया था। तो इस ऐतिहासिक जिस ऐतिहासिक समय में जिस किसान आंदोलन, जिस किसान शक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसका भी एक इतिहास है। इसका एक इतिहास एक शताब्दी का इतिहास है। आज हम 1921 में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आप याद कीजिए, अवध के किसान आंदोलन के भी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और यह भी याद कीजिए कि हिंदी में जो पहला उपन्यास किसान समस्या पर लिखा गया था, प्रेमाश्रम, वह भी 1921 में ही प्रकाशित हुआ था। उसके भी 100 वर्ष हो गए थे। यानी कि 1921 में प्रेमाश्रम 1921 के शुरू में उर्दू में प्रकाशित हुआ और इसी वर्ष अनुवाद होकर के 1922 के शुरू में हिंदी में प्रकाशित हुआ। तो यह शताब्दी यानी किसान आंदोलन की शताब्दी और साहित्य में किसान उपस्थित की शताब्दी। प्रेमचंद जब लिख रहे थे प्रेमाश्रम, उन्हीं दिनों हलचल थी किसान मुद्दों की, किसान आंदोलन की। लेकिन उस उपन्यास को पढ़कर के ये लगता है कि अवध का किसान आंदोलन वो थोड़ा बाद में शुरू हुआ है, लेकिन किसानों यानी कि अवध के किसानों के बीच में जो किसान के मुद्दे थे, किसान की जो समस्याएं थी, जो बेदखली का मसला था, जो इजाफे का मसला था, जो लगान की बढ़ोतरी का मसला था, बेगारी का मसला था, यानी कि समूचा एक गांव में एक जो अशांत थी, एक असंतोष था, उस असंतोष और उस अशांति को अभिव्यक्त कर सके थे प्रेमचंद प्रेमाश्रम में। तो इस तरह यानी कि अवध के किसान आंदोलन की पूर्व कथा है, वो प्रेमाश्रम पूर्व कथन है अवध के किसान आंदोलन का। यानी कि सामान्यतः कह दिया जाता है कि अवध के किसान आंदोलन से प्रेरित होकर के प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम लिखा। सच यह है कि जो किसानों के जो हालात थे, उन किसानों की हालात पर गहरी अंतर्दृष्टि थी प्रेमचंद की, इसलिए वो प्रेमाश्रम लिख सके। लेकिन प्रेमाश्रम प्रेमचंद लिख क्यों सके? इसलिए भी लिख सके क्योंकि प्रेमाश्रम लिखे जाने के पूर्व 1919 में उन्होंने एक लेख लिखा था, नया जमाना पुराना जमाना। उस नया जमाना पुराना जमाना में बहुत सी बातों के साथ एक और तथ्य की ओर उन्होंने इंगित किया था, और वो तथ्य था कि अफसोस की बात है कि किसानों का कोई संगठन या किसानों की किसान सभा नहीं है। ये 1919 के लेख में प्रेमचंद ने कहा था। लेकिन प्रेमाश्रम जब लिखा तो उसमें किसान सभा की उपस्थित थी। यानी कि देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। और उसी दौरान 1919 में भी वो बलिदान कहानी लिख चुके थे, जो जिस बलिदान कहानी में खेत से बेदखली के कारण जो है गिरधारी को आत्महत्या करनी पड़ती है। वो पहला यानी कि वो घोषित तरीके से आत्महत्या नहीं है, लेकिन आत्महत्या है वो पहली आत्महत्या थी एक किसान की खेत से बेदखली के कारण। तो प्रेमाश्रम यानी कि जो किसान की समस्या है, जो किसान की स्थिति है, उसने हिंदी उपन्यास और हिंदी साहित्य की दिशा तय की। और लौट लौट करके प्रेमचंद उस किसान की दशा, किसान की स्थिति पर कर्मभूमि में भी आते हैं और गोदान में भी आते हैं। प्रेमाश्रम के साथ एक जो दूसरा उपन्यास है
यानी कि किसान आंदोलन की साहित्य में उपस्थिति की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद करना चाहिए बाबा नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा, जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद ने गोदान 1936 में लिखा था और 1936 में जहां गोदान समाप्त किया था, नागार्जुन ने प्रकाशित वो उपन्यास 1952 में हुआ, लेकिन उसमें कथानक 1937 तक का है। यानी जहां गोदान समाप्त हुआ उसी के समय का, उसी के आसपास का पूरा कथाक्रम है। और उस बलचन्मा की कथा लिखते हुए होरी के आगे, यानी बलचन्मा होरी के आगे का पात्र है। बलचन्मा खेतिहर मजदूर है और वो खेतिहर मजदूर किसान संगठन के साथ जुड़ता है। अपनी जमीन बचाने का जो आंदोलन है उस आंदोलन में शामिल होता है। उस आंदोलन में मुसलमान भी शामिल हैं, निम्न जातियों के लोग शामिल हैं, शूद्र जातियों के लोग शामिल हैं, और समूचा यानी कि समूची जो शोषण प्रक्रिया है गांव की, इसमें राजनीति भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। 1937 में इसलिए समाप्त किया उन्होंने 1937 तक का यथार्थ, क्योंकि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुके थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने के बाद जो स्थितियां थी, उन स्थितियों का उन्होंने चित्रांकन किया है बलचन्मा में। और एक तीसरा उपन्यास, इसी मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि किसान आंदोलन पर, किसान मुद्दों पर हिंदी में एक उपन्यास त्रयी बनती है। वो प्रेमाश्रम, बलचन्मा और उसके बाद मैला अंचल। मैला अंचल 1954 में प्रकाशित हुआ और 1937 तक का जो कथानक था बलचन्मा का, तो 37 से लेकर के 54 के बीच का जो राजनीति है, वो राजनीति कांग्रेस की राजनीति, समाजवादी पार्टी की राजनीति और जो एक साम्राज्यवादी जो निज़ाम था उससे अंतः प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं को उजागर करते हुए मैला अंचल में रेणु ने जमीन का सवाल और जमीन के साथ साथ जाति का सवाल बहुत ही प्रमुखता के साथ उसमें उठाया। और इन तीनों ही उपन्यासों में, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इन सब में जमीन और जाति के सवाल जुड़े हुए हैं, अनुस्यूत हैं। तो ये जो उपन्यास त्रयी है, ये उपन्यास त्रयी बनती है एक आधार। लेकिन प्रेमचंद, बाबा नागार्जुन या रेणु इन उपन्यासों को लिख सके थे इसलिए भी क्योंकि वो किसान आंदोलन के साथ, किसान जीवन के साथ, ग्राम जीवन के साथ उनकी नाभिनालबद्धता थी। प्रेमचंद ने कम से कम 25 लेख संपादकी के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से किसान समस्याओं पर लिखे हैं। हतभागे किसान और बहुत सी, यानी कि जमींदारी प्रथा के विरोध में, और क्यों स्वाधीनता आंदोलन का दौर था, और एक जिसे कहा जाए कि पढ़ा लिखा उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, वकील, इन सब का नेतृत्व था उसके आंदोलन में। तो प्रेमचंद उस आंदोलन से जहां उम्मीदें थी वहां नाउम्मीदें, यानी नाउम्मीद भी थी, उम्मीद भी थी। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध लगातार वो जो 25 लेख जिनका मैं हवाला दे रहा हूं, उनमें जगह जगह पर जमींदारी प्रथा के खिलाफ लिखते थे। लेकिन जमींदारों से, यानी कि जमींदारों में भी दो कोटि, एक नशंस जमींदारों की, एक मानव विरोधी जमींदारों की, दूसरा समाज विरोधी जमींदारों की। लेकिन जमींदारों में भी प्रेमचंद एक ऐसा वर्ग देखते थे जिससे वो बार बार, जिसको कि वो उसको एक, जिसे कहा जाए, चेतावनी देते थे कि सुधर जाओ, तुम पढ़े लिखे हो, तुम चेतना संपन्न हो, तुमसे ये उम्मीद है कि तुम स्वाधीनता आंदोलन में अगर जुड़ रहे हो तो स्वाधीनता आंदोलन में जो किसान हैं, जो मजदूरों हैं, इनके क्या हालात होने वाले हैं, इसको देखते हुए तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। यही कारण है कि प्रेमाश्रम में वो जमींदार द्वारा जो है वो बाद में अपनी भूमिका दान करता है। यानी कि वो हृदय परिवर्तन नहीं है, वो एक स्वाधीनता आंदोलन के साथ उन्होंने एक जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग जिसका नेतृत्व था, जिससे उम्मीद बांधी थी। और अभी यहाँ चर्चा आई कि वो नेतृत्व गांधी का भी था, नेहरू का भी था, और नेहरू स्वयं यानी कि उसी मध्य वर्ग से आए थे, उसी कुलीन समाज से आए थे। लेकिन उनके मन में किसानों का दुख दर्द था। 1920 में जब प्रतापगढ़ के गांव में गए तो उन्हें पहली बार एहसास किया कि जो है भारतीय ग्राम जीवन क्या है, भारतीय किसान जीवन क्या है। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात को लिखा
कि जब मैं पहली बार प्रतापगढ़ गया तो मुझे पता चला कि यहाँ भारत जो गांव में बसता है वो कैसा भारत है, और हम जो स्वाधीनता के आंदोलन में शामिल हैं उसमें नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो कितना एक सीमित लोगों का आंदोलन है, वो बृहत्तर भारत का आंदोलन है ही नहीं। ये नेहरू इस बात को लिख सके थे। बाबा नागार्जुन यानी बलचन्मा लिखा, बलचन्मा लिखने के पूर्व 1939 में अमवारी का जो किसान आंदोलन था, जो कि राहुल सांकृत्यान ने जिसका नेतृत्व किया था, राहुल सांकृत्यान के साथ बाबा नागार्जुन भी उसमें जेल गए। कहने का मतलब है कि ये जो साहित्यिक थे, ये जो लेखक थे, ये बाहर से उस आंदोलन को नहीं देख रहे थे, बल्कि उस आंदोलन में वे शामिल थे। रेणु महिला आंचल लिखने के पहले जो जनता सोशलिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र था, जनता, उसमें लगातार रिपोर्टाज उन्होंने लिखे, किसानों के बारे में लिखे, किसान आंदोलन के बारे में लिखे, और उसमें अपनी भूमिका के बारे में भी, कुछ में दूसरे नाम के साथ, कुछ में जो है अपने फणीश्वरनाथ रेण के रूप में भी, यानी उनकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी छपी हैं जो कि उनके अपने नाम से नहीं प्रकाशित होती थी, स्तंभ के रूप में प्रकाशित होती थी। तो उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने किसान संगठन किया, फणीश्वरनाथ रेणु ने किसानों के जत्थे के साथ साथ गए और उसका नेतृत्व किया। और वो जो रिपोर्टाज हैं उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज 1949 का है। 1949 में एक किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और उसमें बिहार के अलग अलग जिलों से लोगों ने मार्च किया था, और पटना में फिर उसका जुलूस निकला था, और नवंबर 1949 का वो आंदोलन था, और जनवरी के जनता में उसकी रिपोर्ट छपी है। यानी कि मीलों मील, कोसों कोस चल करके रेणु उस जत्थे के साथ, उस आंदोलनकारी जत्थे के साथ शामिल हुए। फिर पटना में यानी गांधी मैदान से लेकर करके असेंबली तक उसका और छोड़ नहीं था जुलूस का। और जिस तरह से उस किसान आंदोलन के, किस तरह से किसान की मुहिम की उन्होंने चर्चा की है, उससे अंदाजा ये लगता है कि उस दौर में, यानी आजाद भारत में 1949 में रेणु लिख रहे थे। तात्पर्य कहने का ये कि रेणु के ने जो किसान संगठन से जुड़ करके जो रिपोर्टाज लिखे, यानी उनकी चिंताओं में वो शामिल था। यानी कि जो एक महिला आंचल की जो मनोदशा बन रही थी, उस मनोदशा में वो एक बाह्य दृष्टा न होकर के उसके आंतरिक दृष्टा थे, उसके भोक्ता थे, उसमें शामिल थे। इसलिए रेणु वह लिख सके थे। यानी कि जो साहित्य का किसान आंदोलन के साथ, किसान राजनीति के साथ जो एक रिश्ता बना, यानी कि साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद ने साहित्य का जनतांत्रिक, साहित्य के केंद्र में किसान को ला करके साहित्य का जनतांत्रिकरण किया, और किसान पर लिख करके उन्होंने राजनीति में भी किसान के हस्तक्षेप को एक, जिसे एक कहा जाए, उसको एक पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक मुद्दा बनाया। तो प्रेमचंद, राहुल, या आप देखें कि निराला, इसी हमारे अवध के निराला ने अलका उपन्यास लिखा, 33-34 में प्रकाशित हुआ। लेकिन उस उपन्यास के प्रकाशित होने के पहले उन्होंने लगातार, यानी कि किसान सभा नहीं है, किसान संगठन नहीं है, इस पे लगातार वो चिंता व्यक्त करते रहे। कहने का तात्पर्य ये कि चाहे राहुल हो, चाहे निराला हो, चाहे नागार्जुन हो, रेणु हो या प्रेमचंद हो, ये अपने दौर में इन्होंने एक किसानों के साथ, यानी किसानों के साथ जुड़ना, बृहत्तर भारतीय समाज के साथ जुड़ना था, उनकी समस्याओं के साथ जुड़ना था। लेकिन यह जुड़ाव आजादी के बाद एक, जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट होना, दृश्य परिवर्तन होना, वो दृश्य परिवर्तन ये हुआ कि पूरी एक सोच, यानी कि आजादी के बाद जो लेखकों का एक मानस बना, जो लेखकों की एक सोच बनी, और जो चीज़ें पहले से चल रही थी, वो चाहे अज्ञेय के उपन्यासों के जरिए हो, चाहे जैनेन्द्र के उपन्यासों के जरिए हो, जो व्यक्ति की स्थापना की बात थी, बाद के दौर में, आज़ादी के बाद में, वो साहित्य की मुख्य धारा के रूप में उसकी चर्चा होने लगी। यानी जो धारा प्रेमचंद और रेणु के माध्यम से, राहुल के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से, और जो किसान समस्याओं पर नहीं भी लिख रहे थे, जैसे यशपाल सीधे सीधे उनका ग्राम जीवन का अनुभव नहीं था, ग्राम समस्याओं पर नहीं लिख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो लखनऊ से विप्लव प्रकाशित होता था, उस विप्लव के संपादकियों में पढ़िए
जब वो एक स्वाधीनता आंदोलन का क्रिटिक करते थे, जब वो कांग्रेस के नेतृत्व की जब आलोचना करते थे, उनकी आलोचना का बिंदु यही होता था कि आपके मांगों में किसान के मुद्दे नहीं शामिल हैं, आपकी मांगों में मजदूर के मुद्दे नहीं शामिल हैं, और आज़ादी का जो स्वरूप है उसमें अगर किसान नहीं शामिल होगा, उसमें मजदूर, यानी लगातार यशपाल या इस तरह के जो रामरक्ष बेनीपुरी, एक हिंदी साहित्य की मुख्य धारा उस दौर की ऐसी थी जो कि लगातार जो है बृहत्तर भारतीय समाज के मुद्दों और किसान के मुद्दों के साथ जुड़ करके हस्तक्षेप कर रही थी। लेकिन आज़ादी के बाद वो नई कहानी का दौर, सब कुछ नया, जैसे आज नया वैसे उस समय नया, नई कहानी, नई कविता, और नई कहानी का जो एक नेतृत्व था वो शहरी बौद्धिकों का नेतृत्व था, शहरी लेखकों का नेतृत्व था, और वो शहरी लेखन को ही एक जिसे कहा जाए कि लेखन की मुख्य धारा मानने लगे, और गांव के मुद्दों को पिछड़ेपन के साथ जोड़ने लगे। और इस पर बहुत अच्छा, जब शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास यानी पूरा गांव पर केंद्रित, ग्राम समस्याओं पर केंद्रित और ग्रामीण जीवन यानी महिला आंचल के बाद पूरी आंतरिकता के साथ अगर किसी दूसरे उपन्यास में एक लंबे गैप के बाद जो एक ग्रामीण जीवन आया था, वो अलग अलग बैतरणी, शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास अलग अलग बैतरणी में आया। उस अलग अलग बैतरणी पर लिखते हुए विजय देव नारायण शाही ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। विजय देव नारायण शाही ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कुदृष्टि है कि गांव को, ग्रामीण जीवन को पिछड़ेपन का पर्याय माना जाने लगा है, और शहर को, शहरी समस्याओं को या शहरी मुद्दों को या शहरी मानस को आधुनिकता का पर्याय माना जाने लगा है। उन्होंने कहा यह दृष्टि बदली जानी चाहिए, और उन्होंने एक डिबेट की उस उपन्यास की चर्चा करते हुए, लेकिन वो डिबेट कहीं आगे नहीं चली, उसकी आगे चर्चा नहीं हुई। यद्यपि अलग अलग वैतरणी और महिला आंचल के बीच में भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखा, सती मैया का चौरा लिखा, धरती लिखा, कुछ और भी चीज़ें लिखी गई, लेकिन सती मैया के चौरा में ग्रामीण जीवन जिस अंतरंगता के साथ आना चाहिए, जिस समग्रता के साथ आना चाहिए, उस तरह नहीं आया। वो ज़्यादातर वैचारिक रूप से, ज़्यादातर सैद्धांतिक रूप से आया। और बहुत से उपन्यास इस दौर में ऐसे लिखे जाते रहे जिनमें ग्रामीण जीवन की छलकन है, ग्रामीण जीवन का संस्पर्श है, ग्रामीण जीवन जो है उसमें एक जिसे कहा जाए कि संदर्भ के तौर पर आया है, लेकिन मुकम्मल जीवन उस तरह से नहीं आया है जिस उपन्यास त्रयी की हमने चर्चा की। और ये सन्नाटा, यानी कि इस धरती धरना अपना आया जो कि मुख्यतः दलित मुद्दे को केंद्रित करके था, इस तरह का आया, लेकिन ये सारा जो एक स्थिति है वो टूटी वीरेंद्र जैन के, मैं जो मानता हूँ वीरेंद्र जैन के उपन्यास डूब से। डूब उपन्यास में एक जिसे विकास को प्रश्नांकित किया, यानी कि ये जो विकास का वर्तमान जो मॉडल है वो किस तरह विनाश के मॉडल में परिवर्तित हो रहा है। वो डूब में ये सवाल वीरेंद्र जैन ने बहुत गहराई से उठाया कि बांध बना करके जिस तरह पूरा इलाका डूब में चला जाता है, किसान कर्जे में डूब जाता है, ये जो सारी स्थितियां हैं, यानी कर्ज की समस्या, जाति की समस्या, और ये एक बात और भी है कि इन सारे उपन्यासों जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इन सारे उपन्यासों में केंद्रीय भूमिका या जिनके माध्यम से ये समस्याएं उजागर हुई हैं, चाहे नागार्जुन का बलचन्मा हो, चाहे महिला आंचल के कालीचरण हो, बालदेव हो, या जो दूसरे पात्र हो, ये सब जो है किसान जातियों से आए थे, शूद्र जातियों से आए थे, शूद्र समाज से आए थे। इनका नेतृत्व जो है उच्च वर्ण और उच्च वर्ग के लोगों को नहीं था, यह भी ध्यान देने की बात है। और इन सारे उपन्यासों में क्रिटिक, यानी कि रेणु के भी उपन्यास में, नागार्जुन के भी उपन्यास में कांग्रेस का लगातार क्रिटिक रहा, यानी कि आज़ादी के जो पहले की कांग्रेस थी उसका भी रहा, और आज़ादी के बाद की जो कांग्रेस थी उसका भी रहा। यानी कि जो सत्ता का वर्ग है, यानी सत्ता और किसान के बीच में जो एक 36 का आंकड़ा था, इस 36 के आंकड़ों को हिंदी के लेखकों ने इसे रेखांकित किया। तो अभी मैं जो डूब की चर्चा कर रहा था कि विकास के मॉडल को उन्होंने प्रश्नांकित किया, और इसी के साथ संजीव ने फांस के माध्यम से जो विदर्भ के किसानों की आत्महत्या को जो एक विषय बनाया,
वो विषय एक जिसे कहा जाए कि जो एक किसान को लेकर के जो नीतियां अपनाई गई, चाहे बीज को लेकर के हो, चाहे कर्ज को लेकर के हो, चाहे दूसरी चीजों को लेकर के, उसकी अंतिम परिणतियां क्या हों, तो उसके अंतिम परिणतियों का रेखांकन फांस के माध्यम से हुआ है। लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि फांस हो या डूब हो या मैत्री पुष्पा का इदरनम हो, इदरनम में भी एक ग्रामीण जीवन, ग्राम्य जीवन उभर करके आया है पूरी तरह से, लेकिन उसका फोकस, उसमें केंद्रीयता जो है स्त्री समस्याओं की है, और एक उसका हिस्सा जो है वो विकास के चीजों पर भी सवाल उठाता है। तो जिसे कहा जाए कि टुकड़ों में इदरनम भी उन मुद्दों के साथ जुड़ता है जिन मुद्दों में वीरेंद्र जैन का डूब है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा, डूब हो या इदरनम हो या फांस हो, ये उपन्यास बृहत्तर कृषक जीवन, बृहत्तर किसान की समस्याओं से उस तरह नहीं जुड़ते जिस तरह से प्रेमाश्रम जुड़ा था, जिस तरह से मैलांचल जुड़ा था, जिस तरह से बलचंद्रमा जुड़ा था। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि 21वीं सदी में, यानी कि रेणु ने अपने समय का मैलांचल लिखा था, जिसमें जाति का भी प्रश्न था, जिसमें कि जमीन का भी प्रश्न था, और जिसमें कि हिंदुत्व का भी प्रश्न था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की क्या भूमिका रही है उस दौर में, यह भी रेखांकित था। और उसमें जो है एक सत्ताधारी जो वर्ग था, जो कांग्रेस था, उसकी भी आलोचना थी। जो समाजवादी आंदोलन था, जो किसान सभा का जो नेतृत्व था, उसकी भी आलोचना थी कि अगर जो है जो समाजवादी पार्टियां हैं या परिवर्तनकामी पार्टियां हैं, इनका नेतृत्व अगर उच्च वर्गों से आएगा तो उच्च वर्गों के स्वार्थ, यानी वो वही उसी जमींदारी से जुड़े हुए हैं, उसी बड़े भूस्वामियों से जुड़े हुए हैं, तो वो नेतृत्व जो है इन आंदोलनों को कभी भी पूरी तरह सफल नहीं होने देगा, और किस तरह उसमें रोड़े अटकाएगा, किस तरह से रुकावटें, यानी कि जाति से एक जिसे कहा वर्ग तक की यात्रा एक रेणु ने तय की थी। तो 1954 में रेणु ने जहां मैलांचल छोड़ा था, आज एक नए मैलांचल को लिखे जाने की जरूरत है। 21वीं शताब्दी में यानी गांव बदला है, समस्याएं बदली हैं, किसान आंदोलन बदला है। इस बदले हुए समय में यानी कि आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम रेणु की रिक्तियों को रेखांकित करें, रेणु की कमियों को रेखांकित करें, और रेणु को लेकर के हम बहुत सी तरीके खोजें जो कि वास्तव में उनके यहाँ नहीं है। उसको करते हुए हम उनको ग्रहण लगाएं, उनको सवालों के घेरे में खड़े हों। हमारे समक्ष चुनौती, आज के लेखक के समक्ष चुनौती ये होनी चाहिए कि हम एक नया महिला आंचल लिखें, और उसकी पूर्व पोटिका हमारे इसके पहले के उपन्यास में है। और ऐसा नहीं है कि उस दौर में, चाहे वो अमृत राय जब हंस का प्रकाशन कर रहे थे, जब यशपाल विप्लव का प्रकाशन कर रहे थे, उस समय किसान की स्थितियों की केंद्रितता थी। बाद के दौर में भी हंस, जो राजेंद्र यादव का हंस था, उसने भी किसान समस्या पर विशेषांक निकाले। कुछ और पत्रिकाओं ने भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इस पर लेखन किया। तो सवाल इस बात का है कि अगर मध्य वर्ग से आने वाला हिंदी का लेखन मध्यवर्गीय मानसिकता से लेखन करेगा तो वो किसान समस्याओं से जुड़ना पसंद नहीं करेगा। दूसरा, जो हमारी जो रुचियां हैं, जो आस्वादपरक रुचियां हैं, जो एक साहित्य के मानदंड हैं, जो साहित्य के, जब आप किसान समस्याओं पर लिखेंगे, जब भारतीय गांव पर लिखेंगे, तो आपका जो एक कलात्मक बोध होगा उसमें भी एक बदलाव होना आवश्यक है। अभी अरुंधति राय ने जो नया उपन्यास लिखा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में लिखते हुए उन्होंने कश्मीर की समस्या को व्यापक रूप से उसमें लिखा है। उन्होंने कहा, चाहती तो मैं यह थी कि किसी छोटी सी समस्या पर कोई मैं बड़ा सा उपन्यास लिख दूं, यानी कि जहां कोई बड़ी समस्या नहीं उस पर भी बड़ा उपन्यास लिख दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। कश्मीर हमारा विषय है, कश्मीर में खून बहुत है, ब्लड, अंग्रेजी में लिख रही है कि देयर इज मच ब्लड इन कश्मीर। कश्मीर को लेकर के हम एक गुड लिटरेचर, एक अच्छा उपन्यास, हम एक जो है सुरुचिपूर्ण उपन्यास नहीं लिख सकते। तो सवाल यह है कि हम जिन मुद्दों को ले रहे हैं, जिन विषयों को ले रहे हैं, तो हमारा कलात्मक विन्यास भी
उस तरह से होगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जो व्यापक, यानी कि हम आज एक लेखक मंच से किसान समस्या पर बात कर रहे हैं। जाहिर है, और मुझे नहीं याद है कि भारत में किसी भी लेखक मंच ने इस तरह के विषय पर कोई बात की है। जब कथाक्रम ने यह मंच हमारा उपलब्ध कराया है, जब हम ये बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक नई शुरुआत, एक साहित्य के जो है वो आलोचना के मानक की भी नई शुरुआत हो, साहित्य के कंटेंट पर भी बात हो। शिवमूर्ति जी गए थे किसान आंदोलन के मंच पे, किसी ने इनको आमंत्रित नहीं किया था, अपने मन से गए। मन में हुलस थी, एक उम्र था कि मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए। राकेश जी गए, देखा। बहुत से और लेखक गए, पंजाब के और दूसरी जगहों के लेखक गए। तो मैं समझता हूं कि यह जो आकांक्षा, ये रेणु की परंपरा है। यानी रेणु उस आंदोलन में शामिल होते थे, जाते थे, और जिस हमने रिपोर्टाज की बात की, उस रिपोर्टाज में वो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी शामिल थे और लेखक के रूप में भी शामिल थे। ये उन्होंने लिखा है उसमें कि हमें कहा जाता था कि तुम जो है करो और तुमको रिपोर्टिंग करनी है इस आंदोलन की। तो रिपोर्टिंग भी करते थे, उस आंदोलन का संगठन भी। हम ये नहीं कहते कि सब लोग, प्रेमचंद किसान सभा के मंत्री नहीं थे कि उसमें नहीं, लेकिन प्रेमचंद के सरोकार थे, तो वो लगातार संपादकीय लिखते थे, टिप्पणियां लिखते थे। तो तात्पर्य कहने का ये कि किसान हमारे जो है मानस पटल से गायब है, किसान हमारी सोच से गायब है, किसान हमारी चिंताओं से गायब है, और किसान हमारी जो परिष्कृत रुचियां हैं, जो मध्यवर्गीय हमारा जो नजरिया है, उस मध्यवर्गीय नजरिए में किसान अनुपस्थित है। तो फिर वही पुरानी बात पे जुड़ने की आवश्यकता है कि हम अपने वर्ग से मुक्त होकर के, अपने वर्ण से मुक्त होकर के, और प्रेमचंद ने इसी लखनऊ में 1936 में जो साहित्य को कसौटी बदलने की बात कही थी, और जो उन्होंने सचमुच अपने लेखन के द्वारा बदली है, आज फिर एक चुनौती भरा समय आया है, जबकि किसान आंदोलनों ने जनतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत का जो नागरिक समाज है उसको एक रास्ता दिखाया है। जब किसान आज आंदोलनकारी भूमिका में है, नेतृत्वकारी भूमिका में है, जनतंत्र के रक्षक की भूमिका में है, तो एक लेखक होने के कारण हमें उसका जो है सहयात्री होना चाहिए, हमें उसका सहकर्मी होना चाहिए। और प्रेमचंद ने जो रास्ता दिखाया था कि आने वाले समय की आहट, अवध के आंदोलन की आहट उन्होंने सुन ली थी, प्रेमाश्रम में अवध के आंदोलन की आहट सुन ली थी उन्होंने, बलिदान कहानी भी, हमें भी उन आहटों को सुनना चाहिए। धन्यवाद।